आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 6.3 का सबसे पहले बेसिक सीखेंगे। सर्वांग समता और समरूपता में 6.1 के बेसिक मैंने बताया था कि पहली कंडीशन होती है सर्वांग समता में कि सेम शेप होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि सेम साइज होनी चाहिए। जबकि समरूपता में क्या होता है, पहली कंडीशन होती है कि सेम शेप होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन में क्या है कि साइज डज नॉट मैटर, यानी साइज छोटी बड़ी हो सकती है, केवल शेप यानी उनकी आकृति जो है वो सेम होनी चाहिए। इसके बाद में जब इसको और थोड़ा डीपली देखा जाएगा तो क्या होता है कि सर्वांग समता में अर्थात सर्वांगसम जो आकृतियाँ होती हैं या सर्वांगसम जो त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अर्थात जैसे कोई भी दो त्रिभुज है, माना कि एक त्रिभुज ये है ABC और एक है ये PQR, ये सर्वांगसम हैं। तो जितने डिग्री का ये वाला कोण होगा उतने डिग्री का ये वाला कोण होगा। अर्थात कोण ये बराबर कोण P, जितने डिग्री का कोण ये वाला होगा उतने डिग्री का कोण ये वाला होगा। कोण B बराबर कोण Q तथा जितने डिग्री का कोण ये होगा उतने ही डिग्री का कोण ये वाला होगा। अर्थात कोण C जो है ये बराबर होगा कोण R के। तथा जो संगत भुजाएं होती हैं सर्वांगसम आकृतियों की, सर्वांगसम त्रिभुजों की, वह भी बराबर होती हैं। अर्थात AB बराबर होगा किसके, PQ के। AB बराबर होगा यहाँ पर PQ के तथा BC बराबर होगा किसके, QR के। BC बराबर QR के तथा AC बराबर होगा PR के। AC बराबर होगा PR के। ये हमें किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज में ये 6 चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी कि A बराबर होगा P के। अगर ये दोनों सर्वांगसम हैं, मैंने मान लिया कि ये दोनों क्या हैं, सर्वांगसम त्रिभुज हैं, ये सर्वांग समता का निशान लगा दिया, ठीक। तो ये सर्वांगसम त्रिभुज हैं, तो इसमें क्या है कि कोण ये मतलब संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। और समरूपता में क्या होता है, समरूपता में जैसे कोई भी दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है ABC और दूसरा है ये PQR। तो इसमें पहली कंडीशन क्या है जो इसमें है कि हाँ संगत कोण बराबर होते हैं। पहली बात इस हमने क्या देखा सर्वांगसम त्रिभुज में कि संगत कोण बराबर होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी संगत कोण बराबर होंगे। देखिए कोण ये बराबर होगा कोण P के, कोण A बराबर होगा कोण P के तथा कोण B जो है ये बराबर होगा कोण Q के। कोण B बराबर होगा कोण Q के। इसके अलावा जो ये कोण C है ये बराबर होगा कोण R के। कोण C बराबर होगा कोण R के तथा संगत भुजाएं बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी बराबर हो सकती हैं। बराबर है तो समरूप होने के साथ साथ वो सर्वांगसम भी हो जाएगा, और अगर बराबर नहीं है तो समरूप है। तो इसी वजह से आपने देखा था 6.1 वाले बेसिक में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी समरूप आकृतियां हैं वह सभी उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि सर्वांगसम हो भी सकती हैं और कुछ सर्वांगसम नहीं भी हो सकती हैं। कैसे, अगर ये भुजा इसके बराबर होती तो इसके सर्वांगसम होती, ठीक, और समरूप भी है। लेकिन जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं अर्थात जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं वह सभी समरूप डेफिनेटली होते ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ आकृति का तो मैटर है। पहली कंडीशन क्या है, सेम शेप। यहाँ आप देखो दोनों में तो शेप अगर सेम है तो फिर वो क्या है, समरूप भी है। दूसरी कंडीशन इसमें है कि साइज सेम होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, साइज का कोई मतलब नहीं है। तो साइज अगर छोटी बड़ी है तो फिर क्या है,
वो समरूप हो जाएगा, लेकिन शेप सेम होनी चाहिए। और अगर साइज भी बराबर है तो सर्वांगसम हो जाता है। तो जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं वह सभी समरूप भी होते हैं, लेकिन जितने भी समरूप त्रिभुज होते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वह सभी सर्वांगसम होंगे। उनमें से कुछ सर्वांगसम हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो जब थोड़ा इसको और डीपली देखेंगे तो क्या है, हमने देखा कि जो सर्वांगसम त्रिभुज हैं इसमें संगत कोण बराबर होते हैं, तो संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। जबकि इसमें क्या हमने देखा कि संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं बराबर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन संगत भुजाओं का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो सदैव बराबर होगा। अर्थात ए बी का जो रेशियो पी क्यू के साथ होगा, ए बी का जो रेशियो पी क्यू के साथ होगा, वही रेशियो ए सी का पी आर के साथ होगा, ए सी का पी आर के साथ होगा, और वही रेशियो बी सी का क्यू आर के साथ होगा, बी सी का क्यू आर के साथ होगा। अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होगा। संगत भुजाएं बराबर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन उनका अनुपात जो है वो, यदि वह समरूप आकृतियां हैं तो उनका अनुपात सदैव बराबर होगा। तो ये दो शर्तें, दो कंडीशन इधर कि हाँ संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर क्या है कि वह एक समरूप आकृति है। इधर क्या है कि अगर संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, रेशियो नहीं भुजाओं का, भुजाएं ही बराबर हैं, यानी भुजाओं की लंबाई ही बराबर है, तो फिर वो सर्वांगसम आकृतियां हैं। ठीक, अब अगर कोई भी दो त्रिभुज आपको दे दिया जाए, कोई भी दो त्रिभुज दे दिया गया, जैसे एक त्रिभुज ये दे दिया गया, एक ये दे दिया गया, ठीक, अब फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए क्या ये दोनों सर्वांगसम हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप ये सब चेक करेंगे कि क्या इसमें कोण, ये अगर इसको हम ए बी सी मान लें, ये बी सी, और इसको मान लें पी क्यू आर, ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप पहले इसमें ए को चेक करेंगे कि क्या ये पी के बराबर है, मतलब क्या तीनों संगत भुजाएं, संगत कोण जो हैं वो बराबर हैं या नहीं हैं। ठीक है, इसको दूसरा मान लीजिए, इसको तीसरा मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या इसमें सभी संगत कोण बराबर हैं, अर्थात ए क्या पी के बराबर है, फिर देखेंगे क्या बी क्यू के बराबर है, फिर देखेंगे क्या सी आर के बराबर है, इसके बाद में फिर आप देखेंगे क्या ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, फिर बी सी क्या क्यू आर के बराबर है, फिर ए सी क्या पी आर के बराबर है। इस तरह से आप ये 6 चीज़ें चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6। जब ये 6 पर आपको सही सही मिलेगा उत्तर कि हाँ है बराबर, तब आप कहेंगे कि हाँ ये सर्वांगसम है। तो अब इतना कौन चेक करेगा, इसीलिए जो मैथमेटिशियंस हुए हैं, जो गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने बताया कि आपको इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से केवल 2-3 चीज़ें आप चेक कर लीजिए और आप कह सकते हैं कि हाँ ये सर्वांगसम है। और ये 2-3 चीज़ें अगर बराबर हैं तो इसका मतलब कि ये डेफिनेटली होगा ही होगा सर्वांगसम। आपको ये 6 नहीं चेक करना है, केवल आप 2-3 चेक कर लीजिए। 3, तो क्या क्या बताया गणितज्ञों ने ये बताया कि आप जब भी किसी त्रिभुज में ये देख रहे हो कि हाँ ये सर्वांगसम है कि नहीं है, तो उसमें उन्होंने 5 नियम बताए, जिसको कहते हैं सर्वांग क्षमता के नियम। इसको कहा कि सर्वांग क्षमता के नियम है। पहला नियम बताया इसमें कि अगर साइड 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 ये बराबर है, किसी भी त्रिभुज की अगर साइड 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 यानी इसकी साइड इसकी साइड इसकी साइड, मतलब जो है ये इसकी साइड इसकी साइड इसकी साइड के बराबर है, तो ये डेफिनेटली सर्वांगसम है। ठीक, इसी प्रकार से उन्होंने दूसरा नियम बताया कि अगर साइड एंगल साइड ये बराबर है दोनों त्रिभुजों का, अर्थात साइड फिर एंगल फिर साइड, अर्थात भुजा और फिर कोण और फिर भुजा, अगर इस त्रिभुज की भुजा कोण और फिर भुजा के बराबर है तो पक्का है कि ये सर्वांगसम है, आपको 6 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से नियम बताया उन्होंने तीसरा कि ए यस यानी एंगल एंगल साइड। चौथा बताया कि
ए यस ये एंगल साइड एंगल अगर बराबर है तो भी वो सर्वांग सम है। पांचवा बताया आर एच एस यानी राइट एंगल हाइपोटोनियस साइड, अगर ये बराबर है तो भी वह सर्वांग सम है। तो ये 5 नियम सर्वांग समता के बताए गणितज्ञों ने। इनमें से कोई भी एक, किसी भी एक पर आपने चेक कर लिया, अगर वो खरा उतर रहा है तो इसका मतलब कि वो सर्वांग सम है। समरूपता ये तो 9th का मैटर है, बस ये है कि हाँ इस कड़ी में कड़ी जुड़नी है तो इसको थोड़ा देखना जरूरी है। और इस चैप्टर को सॉल्व करते समय कहीं ना कहीं सर्वांग समता का थोड़ा बहुत यूज होगा, इसलिए इसको रिवाइज करा रहे हैं। एक बार जाग जाइए अगर कुछ भूल गए हो तो। फिर हमें तो पढ़ना है समरूपता, तो समरूपता के भी नियम दिए कि आपको ये क्या करें। देखो अगर समरूप आपको चेक करना है तो क्या करेंगे भैया, ए पी के बराबर है कि नहीं है, बी क्यू के बराबर है कि नहीं है, सी आर के बराबर है कि नहीं है, फिर इन भुजाओं का रेशियो आप देखेंगे। जब ये 6 चीज़ें आप चेक करेंगे तभी तो आप कहेंगे कि हाँ ये समरूप है। तो गणितज्ञों ने ये कहा कि आपको ये 6 नहीं चेक करना है, इसमें आपको सिर्फ 3 ही चेक करना है। तो इसको कहा गया समरूपता की कसौटियां। समरूपता की कसौटियां, कसौटियां या नियम एक ही बात है। पहला नियम बताया कि यदि 2 त्रिभुज हैं और उनके एंगल यानी उन दोनों त्रिभुजों के कोई भी 2 कोण हैं जो कि बराबर हैं, तो पक्का है कि वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। अच्छा, इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि हाँ एंगल, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंगल या एंगल एक ही बात है भाई। सीधी सी बात है कि अगर किसी भी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्यों? जैसे देख लो, माना कि ये 2 त्रिभुज हैं और इसमें ये है 60 का, ये है 30 का, ठीक, ये है 60 का और ये है 30 का। तो देखो ये 60 है, देखो ये 30 है, 2 कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाएगा। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो 60 30 90 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। हालांकि ये त्रिभुज थोड़ा गलत बन गया, जब ये 60 30 था तो ये सीधा बनना चाहिए था। ठीक है, कहने का मतलब है कि हाँ 90 ये है और 90, तो यहाँ पर भी तो वही होगा कि 90 ही आएगा। ठीक, इसी प्रकार से चलो इसको हम 40 कर देते हैं, इसको भी 40 कर दिया। अब देखो अगर 2 कोण बराबर हो गए, यहाँ पर 2 त्रिभुजों में 2 कोण बराबर हो गए, एंगल बराबर हो गए, ये 60 है 40 है, यहाँ पर 60 40 है, तो ये समरूप हम इसको कह सकते हैं। ठीक, अब इसमें चाहे एंगल कहो भाई, 2 बराबर है 60 40 100, तो यहाँ कितना बचा 80, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री का। उसी प्रकार से ये भी 60 40 100, तो ये कितना हो जाएगा 80 का भी तो रहेगा। तो अगर 2 कोण बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाता है। तो इसलिए आपको तीनों चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, लेकिन यदि कहीं लिखा आपको मिल जाता है कि हाँ एंगल कसौटी से समरूपता की एंगल कसौटी से, तो उससे ये नहीं कि हाँ ये कैसे आ गया क्या है, परेशान नहीं होना है। चाहे आप एंगल लिखो, मतलब 2 बार ये लिखो, चाहे 3 बार ये लिखो, बात एक ही है। तो जब 2 बार ए लिखने से 2 कोणों को चेक करने से काम हो रहा है तो तीनों को लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए केवल आप यही याद रखिएगा कि हाँ यदि एंगल अर्थात किसी भी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं तो पक्का है कि वो समरूप है। ठीक, अब देखो सिर्फ 2 कोण चेक करने से आपने बता दिया कि वो समरूप हैं, आपको ये 6 चीज़ें नहीं चेक करनी पड़ी। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा नियम बताया कि यस साइड, लेकिन यहाँ अंतर है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो था एस इसका मतलब था साइड, यानी कि तीनों भुजाएं, ये साइड यानी भुजा, तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं दूसरे त्रिभुज के, दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब कि वो सर्वांगसम है। यहाँ पर इस यस का मतलब क्या है, साइड लिखा, मतलब कि साइड का रेशियो, यहाँ पर जो साइड की लंबाई है यानी जो भुजा है उसकी लंबाई जो है वो बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन उनका अनुपात सदैव बराबर होता है यदि वो समरूप हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये यस का मतलब क्या है कि साइड का रेशियो, यानी तीनों भुजाओं का जो रेशियो है वो बराबर अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो पक्का है कि वो समरूप है। ठीक, तो यहाँ ये अंतर समझे रहेंगे। यहाँ यस का ये मतलब ये है
कि भुजा 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 यानी दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तो सर्वांग है। यहाँ पर क्या है, साइड का रेशियो, साइड का रेशियो, साइड का रेशियो, साइड का रेशियो दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। यहाँ पर भुजा का अनुपात यदि बराबर है तो फिर वह समरूप है आकृतियाँ। जैसे ये देखो, ये भुजा का अनुपात देखो, इसमें बराबर था तभी तो है, तो यही चीज़। तीसरा नियम ये बताया कि यदि साइड एंगल साइड, ठीक। अब इसके बाद में नामकरण करने में भी ध्यान रखना पड़ता है। त्रिभुजों का नामकरण जब किया जाता है तो उसमें भी हमको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे यदि हमने कह दिया आपसे यही दो त्रिभुज है माना कि, और हमने आपसे कह दिया कि ये इनके जो कोण हैं, जैसे ये है 60 का, ये इसको मैंने बता दिया कि ये है 70 का, तो ये कितने का होगा, ये वाला कितने का होगा, ये हो जाएगा 50 का। तो ऐसे ही ये भी 60, 70 और 50, ठीक। अब यदि इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यदि हमें इसको लिखना है कि हाँ ये समरूप है, तो इसको लिखते समय भी हम सावधानी बरतेंगे। लिखेंगे कि त्रिभुज ABC, पहले वाले को चाहे जैसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब दूसरे वाले को लिखेंगे तो थोड़ी सावधानी बरतेंगे। समरूप है किसके, त्रिभुज, देखो A 60 है ना, तो इसमें 60 कौन सा है, P, तो P लिखेंगे, ठीक। फिर B कितना है, B है 50, तो 50 इसमें कौन है, Q, तो Q लिखेंगे। और फिर C कितना है इसमें, C है 70, तो 70 कौन है, R, तो इसको ऐसे लिखेंगे। इस प्रकार से त्रिभुजों का नामकरण करेंगे, ठीक, उनको नाम देंगे। अच्छा, अब पता चलता कि ये जो है 60 यहाँ पर ना हो करके यहाँ पर है और 70 यहाँ पर है, ठीक। तब कैसे लिखते, देखो तब लिखते कि त्रिभुज ABC, इसको पहले वाले को चाहे जैसे लिख दिया, त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज। फिर देखो A का मान कितना है 70, इसमें 70 कौन है, R, तब यहाँ पर पहले R लिखते, त्रिभुज R, ठीक। और फिर इसके बाद B का मान कितना है, यहाँ पर देखो B का है 50 डिग्री, तो यहाँ 50 कौन है, Q है, तो यहाँ पर लिखते Q। और फिर C के यहाँ पर कितना है 60, तो यहाँ पर 60 कौन है, P, तब इस तरह से लिखते। तो इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाएगा। अब अगर इस तरह से कहीं लिखा हुआ है कोण, दो त्रिभुज बने हुए हैं, इस प्रकार से उसमें कोण दिए गए हैं, और आपने लिख दिया सीधे से कि हाँ त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो PQR के कहाँ समरूप है, तो इसको, और इसी पर आप क्वेश्चन का आंसर भी सॉल्व करेंगे। ऐसे बुक में दिया है तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये है, इसके बाद में समरूप के बाद में ये है, तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये कोण है, इसके बराबर ये कोण है, आप समझ जाएंगे वहाँ। वैसे ही हमको लिखना भी रहेगा। अच्छा, ये तो हो गया त्रिभुज का नामकरण करने वाली बात। यदि हम आपसे कह दें कि ये बताओ इसमें हमें दिखाना है Q को, Q वाले कोण को दिखाना है इस त्रिभुज में, तो हम क्या लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे इसका। पूरा नाम मतलब इसका नाम लिखेंगे कि त्रिभुज, नहीं कोण, हमें इससे दिखाना है कोण Q को, तो दर्शाएंगे कोण PQR। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हम जो बीच में होगा, अगर कहीं ऐसा आपको लिखा मिलता है कि कोण PQR या कोण ABC, तो जो बीच में होगा वही कोण को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। Q को हमें दर्शाना था तो Q को बीच में रख दिया, बाकी PR को साइड में रख दिया, ठीक। तो Q यहाँ पर बीच में आ गया, ऐसे ही। अच्छा, इससे अभी आप देखें क्वेश्चन में बहुत बड़ा अंतर आएगा। अगर ऐसा आप नहीं लिखते हैं तो क्वेश्चन आपका सॉल्व भी नहीं होगा। जैसे कोई आपको यदि आकृति दी जाए, कोई भी एक आकृति दे दी जाए, और इसमें चलो मैंने एक यहाँ पर आकृति बना दी, और फिर इसमें ध्यान दीजिए, अब इसका मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ पर ये है P, ये है O और ये है चलो Q, ठीक। तो यदि आपको यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये अंदर जो कोण बन रहा है ये वाला, इसको आपको दर्शाना है, तो आप यदि लिख देते हैं ऐसे सीधे सीधे कि कोण P, तो कोण P कैसे, अब कोण P कौन वाला है, ये वाला कोण P, कि ये वाला कोण P इधर भी तो बन रहा है ना, और इसका नाम P ही तो यहाँ पर दिया है मैंने,
तो अब ये वाला P है, ये वाला P है कि ये वाला P है कि ये दोनों मिलाकर जो बन रहा है वो P है? कौन से कोण की आप बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर इसलिए लिखना पड़ जाता है कि देखो हम इस कोण की बात कर रहे हैं, तो QPO यानी कोण QPO, अर्थात Q और O को साथ में ले करके जो P बन रहा है कोण, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसको कहाँ रखते हैं? बीच में। जो बीच में लिखा जाएगा वही उस कोण को दर्शाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। इस पर आधारित बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, दो त्रिभुज दिए गए हैं, इसमें पहला कोण है 60, 80, 40, इसी प्रकार से इसमें भी 60, 80 और 40। हमें यह बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। इसका नाम ABC और ये है PQR। हमें यह बताना है कि ये समरूप हैं या नहीं। तो लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है? कोण ये जो है वो बराबर है किसके? कोण P के। कोण ये बराबर कोण P के, तथा कोण B बराबर है कोण Q के। कोण B बराबर है कोण Q के। तो समरूपता की यंगल कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। प्रश्नावली 6.3 में पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। एक त्रिभुज दिया गया है ABC, दूसरा PQR। ABC में AB है 2, BC है 2.5 और AC है 3 सेंटीमीटर, या इसमें तो कोई मात्रक दिया नहीं गया, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, फिर है PQ 6 और PR 5 तथा QR है 4। तो हमको ये बताना है कि क्या ये दोनों समरूप हैं या नहीं। तो ध्यान से देखिए, इसमें कोण तो दिया नहीं गया है, इसमें केवल भुजाएं हमको दी गई हैं। तो समरूपता की कसौटी में जो दूसरा नियम है वो क्या है? साइड का रेशियो। यदि बराबर है तो इसका मतलब कि वो समरूप हैं। अब ध्यान से देखिए, यदि आप साइड का रेशियो में चेक करते हैं तो देखो 2 है यहाँ पर क्या है? 6 है। ठीक, यहाँ पर क्या है? 3 है, यहाँ पर 5 है। तो जब आप लिखेंगे 2/6 तो आ जाएगा 1/3 बराबर, और ये 3/5 लिखेंगे तब तो कहेंगे बराबर नहीं है। तो ये गलती नहीं करना है। क्यों? यहाँ पर 2 है तो इसका जोड़ा बनाएंगे किसके साथ? 4 के साथ में, 2/4। ये 3 है तो इसका बनाएंगे 6 के साथ, इसकी संगत भुजा ये है 3/6। यहाँ पर 2.5 है, ये है 5, इसका बनाएंगे इसके साथ। अब पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम संगत भुजाएं का अनुपात चेक करेंगे किसी भी समरूप त्रिभुज में, तो ये ध्यान से अगर इस चित्र को आप देखिए तो ये कैसे बना हुआ है। ये त्रिभुज जो है ऐसे इधर गिरा हुआ था और इस त्रिभुज को ऐसे खड़ा कर दिया गया है। तो जब इसको खड़ा कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि भुजाएं आपको कन्फ्यूज करेंगी ही करेंगी। अगर इसी आकृति को ऐसे बना दिया जाए जैसे ये बनी हुई है, तब आप देखें संगत भुजाएं कौन कौन सी पड़ रही हैं। तो अगर इसको ऐसे यहाँ से घुमा दिया जाए, इसको ऐसे 90 डिग्री पर, ये भुजा इधर चली जाए, ये ऊपर आ जाए, ये नीचे चली जाए, तब क्या हो जाएगा? तब देखो इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी? यही तो होगी। और इसी प्रकार से इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी, इसकी हो जाएगी ये। तो वो है वही बात कि हाँ, संगत भुजाएं वही हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात ही बराबर होता है, लेकिन कन्फ्यूज करने के लिए चित्र को इधर से उधर बना दिया जाता है कि हाँ उसमें आप जान ना पाएँ। तो इसलिए हम जब इसका जोड़ा बनाएंगे तो क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे कि कौन किससे कट रहा है। 2 का 4 से बन जाएगा तो हाँ 1/2 आ जाएगा, 2.5 का 5 से बन जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, और 3 का 6 से बन जाएगा तो भी 1/2 आ जाएगा। तो हम सीधे कह सकते हैं कि हाँ ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ है, दिया है
क्या दिया है इसमें दिया गया है ए बी बटे, देखो ए बी का किससे बनाएंगे, क्यू आर के साथ में, तो लिख देंगे ए बी बटे क्यू आर। अब ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 2/4, 2 हो जाएगा और फिर ये 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 दूनी 4 बराबर 1/2। ठीक, इसी प्रकार से और क्या दिया गया है, BC बटे PR, तो कितना हो जाएगा, BC है 2.5 बटे में PR है 5, तो कितना हो जाएगा, 2.5 कम 2.5, 2.5 दूना 5 बराबर 1/2। ठीक, इसी प्रकार से AC बटे PQ का जो रेशियो है, मतलब AC और PQ का जो रेशियो है वो बराबर है इन दोनों के रेशियो के। तो ये हो जाएगा, AC का मान कितना है, AC का मान है 3, और AC का मान का मतलब कि A बिंदु से C बिंदु की दूरी कितनी है, अर्थात A से C की लंबाई कितनी है, मतलब इस भुजा की लंबाई कितनी है। ठीक, तो AC कितनी है 3, और PQ की कितनी है, PQ की है 6, तो लीजिए 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। तो हमने क्या देखा कि दोनों त्रिभुज में जो भुजाएं हैं उनका जो रेशियो है वो क्या है, मतलब संगत भुजाओं का जो रेशियो है वो बराबर है। देखो 1/2 1/2 1/2, तो लिख देंगे यहाँ पर। तो समरूपता की साइड का रेशियो की कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है किसके, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर नाम लिखने में सावधानी बरतेंगे। पहला तो चाहे जैसे आपने लिख दिया, दूसरे का जब नाम लिखेंगे तब हम ध्यान रखेंगे। क्या इसमें देखेंगे, देखो सबसे पहले कौन सी भुजा दी गई है, AB। इस त्रिभुज में किस भुजा का नाम लिखा सबसे पहले, AB का। अब AB का मान कितना है, AB का मान है 2। ठीक है, AB का मान है 2, तो AB का जो रेशियो है वो हमने किसके साथ लिया है, AB का रेशियो हमने लिया है QR के साथ में, तो लिख देंगे QR, त्रिभुज QR। ठीक, फिर देखो BC, अब इसको यहाँ छोड़ दो, AB हो गया। अब BC देखो, BC का जो रेशियो है वो हमने किसके साथ लिया है, PR के साथ में। PR कहाँ पर है, देखो ये PR, तो लिख देंगे PR। अब इसमें PR कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर R लिखा ही है, P अगर आपने लिख दिया। ठीक, तो अब देखो क्या ये सही है कि नहीं है, सही है। AB का रेशियो आपने लिया है किसके साथ में, AB का QR के साथ लिया है, तो QR हो गया। ठीक, फिर BC का रेशियो किसके साथ लिया है, BC का लिया है PR के साथ में, तो BC का हो गया, PR कहो या RP कहो, बात एक ही है। अच्छा, अब तीसरा भी चेक कर लेंगे इसी में। तीसरा क्या चेक करेंगे, जो AC जो भुजा है, AC भुजा कौन सी है, AC भुजा ये वाली है 3। ठीक, तो AC भुजा है 3, और यहाँ पर देखो PQ कितनी है, PQ है 6, इसका रेशियो हमने इसके साथ लिया है। ठीक, तो सही बैठ रहा। अच्छा, अब अगर यहीं पर थोड़ी सी असावधानी ये हो जाती कि यहाँ पर आपने लिखा था कि BC का रेशियो हमने किस साथ में लिया है, BC का लिया है PR के साथ में। अगर यहाँ पर RP ना लिख करके आप लिख देते PR लिख देते, तो फिर इस त्रिभुज का नाम गलत हो जाता। कैसे,
ये तो आपने मैच कर दिया कि BC का रेशियो आपने लिया है PR के साथ में, सही है। लेकिन जो AC का रेशियो है वो आपने लिया है PQ के साथ में, और यहाँ पर क्या आ रहा है RQ, तो ये गलत हो जाता। तो इसका ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि जैसे PR है, अब इसको चाहे PR लिखें चाहे RP लिखें, बात तो एक ही है ना। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है। जैसे यहाँ जब लिखने की बात आई तो क्या नाम BC का जो रेशियो है, देखिए BC का लिया गया है PR के साथ में, तो अगर आपने ऐसे PR लिख दिया तो ये तो फिर बैठ जाएगा। QP फिर बैठ रहा है, AB के साथ QP लिया आपने फिर बैठ रहा है, फिर BC के साथ में PR लिया है फिर बैठ रहा है। लेकिन आप AC के साथ में आपने PQ तो लिया है, या CA के साथ में आपका जो QP लिया है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है QR आ रहा है, P तो कहीं इसमें आ ही नहीं रहा है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसका ध्यान रखिएगा, R को इधर कर दीजिएगा और P को इधर कर दीजिएगा। तो ये तीनों चीज़ें आप एक बार मिला लेंगे, देख लेंगे, इसके बाद में आप नाम लिखेंगे ताकि गलती ना हो। तो इसको हम कह सकते हैं कि हाँ, समरूपता की SSS की कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज QRP के। अगर यहाँ पर आप लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, सपोज दैट, जैसे आपने लिख दिया कि यहाँ त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, तब ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AB का रेशियो आपने किसके साथ लिया है, AB का लिया है QR के साथ में, तो यहाँ पर क्या है PQ आ रहा है आपका, और फिर BC का लिया है PR के साथ में, यहाँ पर क्या आ रहा है QR आ रहा है। फिर आपने इसका रेशियो लिया है AC का PQ के साथ में, तो AC का लिया है PQ के साथ में, तो देखो ये हो गया AC, और AC का PQ के साथ में, तो यहाँ पर क्या आ रहा है PR आ रहा है, तो ये सरासर गलत हो जाएगा। तो इसलिए नामकरण करते समय हम थोड़ी सावधानी बरतेंगे। पहले का तीसरा पार्ट है, दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक दिया गया है LMP, दूसरा है DEF। इसमें LM है 2.7 और LP है 3, MP है 2, इसी प्रकार से DE है 4, DF है 6 और EF है 5। हमें ये बताना है कि ये दोनों समरूप हैं या नहीं। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये कितना है 2.7 है, क्या इसको किसी के साथ हम काट सकते हैं, यहाँ पर 2.7, चलो इसको छोड़ दो। और किसी को देखो 3 का 6 से अगर देखें तो 1/2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का 4 से हो जाएगा, ठीक। और 2.7 का 5 के साथ तो कटेगा नहीं, तो पहले बता सकते हैं कि हाँ ये देखो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 2 4 का हो जाएगा 1/2, 3 और 6 का 1/2, और 2.7 5 का क्या 1/2 आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये समरूप नहीं है, पहले पता चल गया है, लेकिन लिखना कैसे है, ठीक। लिख देंगे इसको कि दिया है क्या दिया गया इसमें, त्रिभुज LMP में LM है 2.7, ठीक। या त्रिभुज LMP में LM बराबर 2.7 तथा MP बराबर है 2 और LP बराबर है 3 तथा त्रिभुज DEF में DE बराबर है 4 और EF बराबर है 5 तथा DF बराबर है 6, ये दिया गया है। तो रेशियो चेक करते हैं, ध्यान दीजिए, हो सकता है कि चित्र को इधर उधर घुमा कर बना दिया गया हो, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि हाँ इसकी संगत भुजा यही होगी, इसकी यही होगी, इसकी यही होगी, ठीक। आप उसमें देखिएगा कि किसका किसके साथ बन रहा है, कि हाँ कट सकता है या बराबर आ रहा है, उस तरह से आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो
सबसे पहले हम देखते हैं 2 और 4 को, ठीक। तो ये हो जाएगा MP बटे DE। इस भुजा को हम देखते हैं तो MP का मान कितना है, MP का मान है 2 और DE का मान है 4। तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 1 2 2 दूनी 4, यानी 1/2। इसी प्रकार से हम देखते हैं LP और DF का रेशियो, DF का रेशियो। तो ये कितना आ रहा है, LP का है 3 और DF का है 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2, ठीक। तथा अब बचा क्या, LM। तो LM का रेशियो हम देखते हैं किसके साथ में, इधर क्या बच गया 5, किसका है EF का, तो ये EF के साथ। तो बराबर हो जाएगा LM है 2.7 बटे 5। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दशमलव हटा दीजिए तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 27 बटे 50। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि MP बटे DE इज इक्वल टू LP अपान DF, ठीक, इज नॉट इक्वल टू LM अपान EF, LM अपान EF। पहले का चौथा पार्ट है, 2 त्रिभुज दिए गए, एक दिया गया है MNL, जिसमें कि ये भुजा दी गई 2.5, ये 5, ये हमें पता ही नहीं है, ना दिया ही गया है। ये देखिए PQR, इसमें ये भुजा 5, ये 10, कोण यहाँ पर 70 डिग्री, यहाँ पर M है 70 डिग्री, यहाँ पर क्या है Q है 70 डिग्री, ठीक। हमें बताना है कि क्या ये समरूप है अथवा नहीं, ठीक। तो चेक करते हैं, लिखेंगे, दिया है। अब यहाँ पर वैसे पहले देख लीजिए आप, देखो 2.5 की संगत भुजा कौन सी है, 5। तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ऐसे देखो 5 की कौन सी है, 10। तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, राइट। और 2.5 और 5 के बीच का जो कोण है वो 70 डिग्री की नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी 5 और 10 के बीच का जो कोण हो कितना, 70 डिग्री है। तो कोण भी बराबर दोनों का। तो कौन सा समरूपता की यस कसौटी से ये समरूप है। तो यहाँ पर लिख देंगे, दिया है त्रिभुज, दिया है त्रिभुज MNL एवं त्रिभुज। अब देखिए यहीं पर सही कर लीजिए तो नीचे आपको सही करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हम जान चुके हैं ना पहले से कि ये समरूप है, तो आप इसको यहीं पर सही कर लीजिए, इसका नाम नीचे सही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है देखो, MN की संगत भुजा कौन सी है, MN की संगत भुजा है PQ। तो पहले लीजिए PQ और फिर NL। यहाँ पर देखिए MN की संगत भुजा हमने लिख दी। अब NL की देखिए संगत भुजा कौन सी है, तो NL की संगत भुजा कौन सी है, PR, क्योंकि ये भी नहीं दी गई है, ठीक। यहाँ पर देखिए NL नहीं दी गई थी और यहाँ पर PR नहीं दी गई है, तो PR होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर आप लिख दें R, तो ये PQ तो फिट बैठ रहा था, अब ये PR तो फिट बैठ नहीं रहा यहाँ पर। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, ये जो हमने लिखा है PQ, इसको हम QP भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। QP हमने लिख दिया। अब देखिए बचा क्या, R, उसको लिख दीजिए। अब चेक कर लीजिए आप, MN की संगत भुजा कौन सी है, PQ। तो PQ कहो चाहे QP कहो, बात एक ही है। चाहे आप यहाँ से यहाँ तक मापो, चाहे यहाँ से यहाँ तक मापो, लंबाई सेम आपको मिलेगी, ठीक। इसी प्रकार से
दूसरा देखिए एन एल की संगत भुजा कौन सी है, तो एन एल की है, ये भी नहीं दी गई है, ये भी नहीं दी गई है, तो पी आर, तो एन एल की संगत भुजा हो गई पी आर। देखो पी आर यहाँ पर फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, फिट, ठीक, पी आर भी फिट हो गया। एम एन की संगत भुजा है क्यू पी और एन एल की है पी आर, तथा देखिए यम और यल यानी इसकी और इसकी संगत भुजा कौन सी है, तो यम यल की संगत भुजा है क्यू आर, तो ये भी फिट बैठ रहा है। तो इसका नाम हमने पहले सही कर लिया, अब हमको बाद में सही करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो त्रिभुज यम यन यल योम त्रिभुज क्यू पी आर में हम क्या देख रहे हैं कि यम यन बटे क्यू पी कहाँ पर है, क्यू पी देखो वो 5, यानी क्यू पी लिख दो, क्यू पी बराबर, तो यम एन है 2.5, क्यू पी है 5, काट दो, 2.5 कम 2.5, 2.5 दूना 5 बराबर 1/2, तथा कोण बीच का देखो यहाँ पर जो 70 डिग्री है, यम जो है वो 70 डिग्री है ना, तो यहाँ पर कौन सा है 70 डिग्री क्यू, यानी कोण यम जो है वो बराबर है किसके, कोण क्यू के। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, कोण यम बराबर है कोण क्यू के, ठीक है, यानी भुजा संगत भुजाओं के अनुसार लिखेंगे और कोणों का भी ध्यान रखेंगे कि कोण भी वहीं पर पड़ना चाहिए। तो अगर भुजाओं के हिसाब से आपने लिख दिया या कोण के हिसाब से भुजाओं के अनुसार अगर लिखिए तो कोण पढ़ ही जाता है, नहीं है तो एक बार चेक कर लीजिए कि कुछ गलती अगर हो गई है। तो नाम लिखने में कोई गलती आपने नहीं की है, यम के स्थान पर मतलब जितनी डिग्री का यम है उतनी डिग्री का क्यू है, देखो जितनी डिग्री का यम उतनी डिग्री का क्यू, ठीक, तो सेम लिखा आपने। अब देखो फिर क्या है, कोण यम बराबर कोण क्यू हो गया। इसके बाद में इसको आप यहाँ लिख दो कि यहाँ बराबर 70 डिग्री बराबर 70 डिग्री, वही है, इसका मान लिख दिया गया। फिर इसके बाद में देखिए यम एन हो गया, फिर क्या है एन यल, तो एन यल तो कुछ है ही नहीं और पी आर भी कुछ भी नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। और क्या दिया गया है, यम यल दिया गया है, तो यम यल बटे क्यू आर, तो ले दीजिए क्यू आर बराबर यम एल है 5 और क्यू आर है 10, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 1/2। तो हमने क्या देखा कि भुजा और कोण फिर भुजा, तो भुजा और भुजा का जो रेशियो है वो बराबर है और बीच का कोण भी बराबर है, ठीक, तो ये हो जाएगा। तो समरूपता की यस ये यस कसौटी से त्रिभुज, अब आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो आपने यहाँ पर सही कर लिया था वही उतार के यहाँ लिख देना है बस। त्रिभुज यम एन यल समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर के। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा समरूपता की यस ये यस कसौटी से, तो सर्वांग समता में क्या होता है, यस यस होता है, तो यानी साइड एंगल साइड, यानी भुजा फिर कोण और फिर भुजा। और यहाँ पर क्या होता है समरूपता वाले में यस यस का मतलब कि भुजा और भुजा का रेशियो, भुजा नहीं भुजा और भुजा का रेशियो बराबर है यदि और बीच का कोण बराबर है तो फिर वो समरूप है, ठीक है। तो इसमें जो भी यस हैं समरूपता वाले नियम में, यानी समरूपता की जो 3 कसौटियाँ हैं, इसमें जितने भी यस हैं वह रिप्रेजेंट करते हैं साइड के रेशियो को, ठीक है। और सर्वांग समता में जितने भी यस हैं वह सब रिप्रेजेंट करते हैं साइड यानी भुजा को।
भुजा के बराबर उसमें भुजा होनी चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, साइड के बराबर साइड, यानी कि साइड और साइड का जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए। तो साइड और साइड का देखा हमने कि रेशियो बराबर है, दो साइड का रेशियो बराबर है, और उन दोनों साइड के बीच का जो कोण है वो बराबर है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि हाँ, त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज QPR के। ठीक, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।